अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम, खुश आमदीद, होश कैल्दनिज, मरहबा, आलन वसाहलन। मेरा नाम ताहिर बशीर कादी है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद पाकिस्तान से और इंडिया से तुर्किश वीज़ा के अप्लाई करने वाले लोगों की रिजेक्शन के हवाले से बात करना है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे अप्रोच किया है और मुझसे वजूहात जानने की कोशिश की है कि उनके वीज़ाज़, टूरिज़्म वीज़ाज़, टूरिस्ट वीज़ा जो हैं वो तुर्किश कॉन्सुलेट्स ने या तुर्किश एम्बेसी ने रिफ्यूज़ किए हैं। और एक जनरल पॉलिसी है एम्बेसी की कि वो आपको उसका सबब नहीं बताते, उसकी रीज़न के मुतालिक नहीं आपको बताते। तो इनफैक्ट इसके पीछे एक एक लॉजिकल हिस्ट्री और बैकग्राउंड है कि किन वजूहात की बुनियाद पर जो वीज़ा अप्रूवल रेशो है वो इतनी कम कर दी गई है। 99% जितने भी लोग यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, दे टेंड टू गो फॉर द टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड और टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट एज़ वेल एट द सेम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टूरिज़्म। ये एक वो फैसिलिटी थी जिसको इतना अब्यूज कर दिया गया, इतना अब्यूज किया गया है कि गवर्नमेंट ने अब ऑलमोस्ट टूरिस्ट रेजिडेंसी कार्ड ही ना सिर्फ देने बंद कर दिए हैं बल्कि टूरिस्ट वीजाज भी देने बंद कर दिए हैं। सेकेंडली, जिस वक्त आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आप वीजा अप्लाई करने से पहले अपने तुर्किश एसोसिएट से या तुर्किश लॉयर से मशवरा नहीं करते हैं। अगर आप डेफिनेटली टूरिज्म ही के हवाले से आ रहे हैं या आपकी इंटेंशन टूरिज्म प्लस बिजनेस विजिट की है, तो मेरी आपको राय और सलाह ये है कि आप डेफिनेटली आने से पहले अपने एक लीगल कंसल्टेंट से मशवरा कीजिए। वो आपके लिए गारंटी लेटर तैयार करेगा। तुर्किश मिनिस्ट्री से या तुर्किश नोटराइजेशन डिपार्टमेंट से आपका वो गारंटी लेटर जो है वो टेस्ट करवाया जाएगा। आपके क़याम का, आपके खाने-पीने का, ट्रैवलिंग का, सब कुछ वो जो आपका इनवाइटी है वो बेयर करेगा। आप उसके साथ अपने मामला तय कीजिए, वो आपको एक गारंटी लेटर बना कर देगा। उस गारंटी के अगेंस्ट आपको 100% तुर्किश एम्बेसी जो है वो वीज़ा देगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो काबिल गौर है। अगर आप यहाँ तुर्की में आकर टूरिज्म की बेस पे रहना चाहते हैं तो कोई भी आपको इस टाइम वेलकम नहीं करेगा, ना ही आपके इस फैसले को कोई भी खुशामदीद कहेगा। अलबत्ते अगर आप वाकई रहने के लिए सीरियस हैं तो आप किस बेस पे रहना चाहते हैं? जैसे कि यूरोप के बाकी ममालिक में रिटायरमेंट रेजिडेंसी कार्ड या रिटायरमेंट वीज़ा ऑफर किया जाता है या इन्वेस्टमेंट के हवाले से रेजिडेंसी कार्ड या वीज़ा ऑफर किया जाता है, तो सिमिलरली तुर्की में भी इस तरह की कैटेगरीज मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। करंटली तुर्की में प्रॉपर्टी बेस्ड रेजिडेंसी परमिट 75,000 यूएस डॉलर से इक्वल टू 200,000 यूएस डॉलर यानी 2 लाख डॉलर के बराबर जा चुका है। उसकी बहुत सारी रीजंस भी हैं, वजूहात भी हैं। तो अगर आप सीरियस होकर रहने के लिए और आपने मुस्तकिल रहना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप कारोबारी नीयत से आ रहे हैं, कारोबार के मकसद से आ रहे हैं, आपने लोगों से मेल मुलाकात करनी है, तो आप बिज़नेस विज़िट पे आएँ। ऑलरेडी बिज़नेस विज़िट वीज़े पे आप टूरिस्टिक रेज़िडेंसी कार्ड या टेम्परेरी रेज़िडेंसी कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते। तो आप आइए अपनी बिज़नेस मीटिंग कंडक्ट कीजिए, वीज़ा के एक्सपायर होने से पहले-पहले वापस चले जाइए। अगर आपका काम यहाँ पर अच्छा सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश कीजिए। मेरी पिछली वीडियो में मैंने तुर्की में कंपनी एस्टेब्लिश करने के फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से और क्या-क्या किन-किन मकासद के हवाले से तुर्किश कंपनी बनानी चाहिए, उस पर तफ़सील से बात की है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो लाज़मी देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपकी मीटिंग्स वगैरह सक्सेसफुल रही हैं, तो आप डेफ़िनिटली अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कीजिए और उसकी बेस पे काम कीजिए। आने जाने के लिए आपको तुर्किश एम्बेसी लेटर ऑन एक लॉन्ग टर्म का मल्टीपल वीज़ा दे देगी, उससे आपको आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी। जिस वक़्त अपने वीज़े पर आइए, वीज़ा की कैटेगरी के मुताबिक स्टे कीजिए और उतना स्टे करने के बाद आप बिल्कुल वापस चले जाइए, यहाँ पर ओवरस्टे मत कीजिए। मेरे पास बहुत से यहाँ पर लोग आते हैं, जिस वक़्त प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है, बच्चों के साथ होते हैं, फिर वो बहुत मुश्किलात का शिकार होते हैं। फिर जाना इतना आसान भी नहीं होता। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग सेंटर में रखा जाता है, मियाँ-बीवी को अलग सेंटर में रखा जाता है। लोग बेचारे हलकान हो जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि आपने एक पॉलिसी की वायलेशन की है। आप जिस वक़्त अपने पॉलिसी को वायलेट करेंगे, किसी भी कंट्री की पॉलिसी को वायलेट करेंगे, उनके रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करेंगे, दे हैव द राइट टू गिव यू पनिशमेंट।
वो पैसों की सूरत में भी हो सकती है, रकम की सूरत में भी हो सकती है और हवालात की सूरत में भी हो सकती है, यानी प्रिज़न की सूरत में भी हो सकती है। So when you are breaking the law, so it means you are mentally prepared to take the or bear the consequences. तो फिर बाद में वकील बेचारा क्या करे? फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप इस चीज़ को ज़हन नशीं कर लीजिए कि प्लीज़ जितने भी दिनों के लिए आइए, उतने दिनों को स्टे कीजिए और स्टे करने के बाद वापस चले जाइए। वीज़ा अप्लाई करने के लिए वही जनरल रिक्वायरमेंट्स जो पहले थी वही अब हैं, लेकिन इन एडिशन अगर आपको अगर आपको लगता है या आपने पहले तुर्की में सफ़र नहीं किया और आप ये समझते हैं कि सफ़र करने के लिए आपको गारंटी लेटर की ज़रूरत है, तो आप डेफ़िनेटली अपने किसी तुर्किश बिज़नेस पार्टनर से राब्ता कीजिए या किसी तुर्किश कंपनी से राब्ता कीजिए और उनको अपने आने का मकसद डिक्लेयर कीजिए, उनको एतमाद में लीजिए। Then they will definitely offer you a guarantee letter. On the base of that guarantee letter, inshallah, you will receive the Turkish visit visa for your only purpose. Whatever purpose you are visiting for, inshallah, they will award you the visa. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी तुर्किश वीज़ा के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से, या किसी किस्म के और भी आपके ज़हन में कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो या आप कोई बात पूछना चाहते हो तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। माँ